हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना का इतिहास। भारतीय उपमहाद्वीप में समुद्री शक्तियों का कई सदियों से नौसेनाओं पर कब्जा रहा है। चोल साम्राज्य जैसे भारतीय राजवंशों ने विदेशों में, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नौसैनिक शक्ति का उपयोग किया। 15वीं सदी के दौरान ज़मोरिन्स के अधीन मराक्कर नौसेना और 19वीं और 18वीं सदी के दौरान मराठा साम्राज्य की मराठा नौसेना ने प्रतिद्वंद्वी भारतीय शक्तियों और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के साथ लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी निजी नौसेना का आयोजन किया, जिसे बॉम्बे मरीन के नाम से जाना गया। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज की स्थापना के साथ छोटी नौसेना को हिज मेजेस्टीज इंडियन नेवी, फिर हर मेजेस्टीज इंडियन मरीन और अंततः रॉयल इंडियन मरीन में बदल दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन मरीन ने बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को विदेशों में पहुंचाया और रॉयल इंडियन नेवी के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसैनिक युद्ध और गश्ती कर्तव्यों में भाग लिया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रॉयल इंडियन नेवी का एक हिस्सा नए राज्य पाकिस्तान को आवंटित कर दिया गया। शेष सेनाओं ने 1950 में भारतीय नौसेना की उपाधि धारण की। भारतीय नौसेना ने 1961 में ऑपरेशन विजय, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और छोटे पैमाने के हाल के ऑपरेशनों में भाग लिया। अर्ली हिस्ट्री। वशिष्ठपुत्र श्री पुलमावी के सीसे के सिक्के पर बना प्राचीन भारतीय जहाज पहली दूसरी शताब्दी के दौरान सातवाहन साम्राज्य की नौसैनिक, समुद्री यात्रा और व्यापारिक क्षमताओं का प्रमाण है। 3 मस्तूल वाले जहाज का चित्रित चित्रण सी अजंता की गुफाओं से 5वीं शताब्दी। भारत का 5000 वर्ष पुराना एक समृद्ध समुद्री इतिहास है। दुनिया का पहला ज्वारीय गोदी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लगभग 2300 ईसा पूर्व लोथल में गुजरात तट पर वर्तमान मांगरोल बंदरगाह के पास बनाया गया था। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में रचित ऋग्वेद में समुद्री मार्गों के ज्ञान का श्रेय वरुण को दिया गया है और नौसैनिक अभियानों का वर्णन किया गया है। खुले डेक वाले कांस्य लघु जहाज का एक मॉडल पश्चिम बंगाल के पांडु राजार ढिबी से लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व का खोदा गया है। कौटिल्य लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने अपने अर्थशास्त्र में साम्राज्य के नौवहन की सुरक्षा और उसे धमकी देने वालों के विनाश का उल्लेख किया है। यद्यपि अर्थशास्त्र में नौसेना को भारतीय सेना के प्रमुख हथियारों में से एक के रूप में विस्तृत रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, मेगस्थनीज ने इसका उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने सैन्य कमान का उल्लेख किया है, जिसमें 5 सदस्यों वाले 6 बोर्ड शामिल हैं। I नौसेना, 2 सैन्य परिवहन, 3 पैदल सेना, 4 घुड़सवार सेना, V रथ डिवीजन और 6 युद्ध हाथी। मौर्य साम्राज्य के दौरान भारतीयों ने पहले ही थाईलैंड और मलेशिया प्रायद्वीप से लेकर कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम तक दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक संबंध बना लिए थे। थाईलैंड और दक्षिणी वियतनाम के प्राचीन बंदरगाह शहरों में मौर्य काल की मुहरें और शिलालेख पाए गए हैं। भारत और पड़ोसी देशों के बीच समुद्री मार्ग कई शताब्दियों तक व्यापार का सामान्य रूप थे और अन्य समाजों, विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के व्यापक प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं। शक्तिशाली नौसेनाओं में कलिंग साम्राज्य, मौर्य, सातवाहन, चोल, विजयनगर, मराठा और मुगल साम्राज्य शामिल थे। चोलों ने विदेशी व्यापार और समुद्री गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे उनका प्रभाव विदेशों में दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक फैल गया। अर्ली लिटरेरी एविडेंसेस, प्रारंभिक साहित्यिक साक्ष्य। अर्थशास्त्र में भारतीय नौवहन और समुद्री व्यापार गतिविधि का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य ने जहाजों के अधीक्षक का उल्लेख एक अधिकारी के रूप में किया है, जिसका काम बंदरगाहों और जहाजरानी तथा समुद्री व्यापारियों की सुरक्षा की देखभाल करना था। जहाजों की 4 श्रेणियां नामित की गई हैं: वाणिज्यिक, पोटावनिका, निजी, स्वनाय, शाही, राजनौ और युद्धपोत इमसरिका।
वाणिज्यिक जहाजों को व्यापारिक जहाज, समयती और यात्री जहाज प्रवाहन में विभाजित किया गया है। गुप्त साम्राज्य नौसेना। गुप्त सेना की 5 भुजाओं में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ, हाथी और जहाज शामिल थे। वैन्य गुप्ता के गुनैघर ताम्रपत्र शिलालेख में जहाजों का उल्लेख है, लेकिन रथों का नहीं। 6ठी शताब्दी ईस्वी में जहाज भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गए थे। चोला एक्सपीडिशंस, चोल अभियान। चोल साम्राज्य ने अपने 2 सबसे प्रतिष्ठित राजाओं, राजा राजा चोल शासनकाल 985 से 1014 और उनके पुत्र राजेंद्र चोल शासनकाल 1012 से 1044 के शासनकाल के दौरान अपनी भव्य नौसैनिक विजय की शुरुआत की। राजेंद्र चोल के तहत चोलों ने अपनी मजबूत नौसेना के उपयोग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसमें म्यांमार, मलाया, सुमात्रा आदि शामिल थे, और चीन जैसे सुदूर देशों में राजदूत भेजे। उत्तर शास्त्रीय युग की भारतीय नौसेनाएं। कोझिकोड। व्यापारिक विशेषाधिकार हासिल करने के पुर्तगाली प्रयासों के जवाब में कोझिकोड के समुथिरी राजा मानवविक्रमन ने 1503 में नौसैनिक निर्माण शुरू किया। उन्होंने कुंजली को अपने बेड़े का मराक्कर एडमिरल नियुक्त किया। अगली शताब्दी के दौरान समुथिरी राजाओं ने पुर्तगालियों द्वारा उनके शासन को उखाड़ फेंकने के विभिन्न प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जिसमें प्रत्येक पक्ष ने समय के साथ विभिन्न सहयोगियों को शामिल किया। कुंजली मराक्करों की 4 पीढ़ियों ने समुथिरी राजाओं की सेवा की। हालांकि समय के साथ मोहम्मद अली मराक्कर चतुर्थ और उनके आकाओं के बीच मतभेद बढ़ गए, जिसकी परिणति भारतीय समुद्रों के भगवान के रूप में उनकी स्वघोषणा के साथ हुई। इसके बाद समुथिरियों ने 1600 में मोहम्मद अली को हराने के लिए पुर्तगालियों के साथ सहयोग किया। बाद में उन्होंने पुर्तगालियों को हराने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन किया। मराठा नौसेना। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में की थी। अपनी स्थापना से मराठों ने एक नौसैनिक बल की स्थापना की, जिसमें जहाजों पर लगी तोपें शामिल थीं। मराठा नौसेना का प्रभुत्व सतारा के मराठा प्रमुख कान्होजी आंग्रे के दरिया सारंगा के रूप में आरोहण के साथ शुरू हुआ। उस अधिकार के तहत वह मुंबई से वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में विंगोरिया, अब वेंगुर्ला तक भारत के पश्चिमी तट का स्वामी था, जंजीरा को छोड़कर जो मुगल साम्राज्य से संबद्ध था। 1729 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने बार बार यूरोपीय व्यापारी जहाजों पर हमले किए, विभिन्न ईस्ट इंडिया कंपनियों के कई मालवाहक जहाजों पर कब्जा कर लिया और उनकी वापसी के लिए फिरौती वसूली। 29 नवंबर 1721 को कान्होजी के निजीकरण के प्रयासों को समाप्त करने का पुर्तगालियों और अंग्रेजों का संयुक्त प्रयास विफल रहा। उनका संयुक्त बेड़ा, जिसमें बॉम्बे मरीन के कैप्टन थॉमस मैथ्यूज के नेतृत्व वाले अन्य जहाजों के अलावा 4 मैन ऑफ वॉर में 6000 सैनिक शामिल थे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे। मेंधाजी भटकर और मैनाक भंडारी की सहायता से कान्होजी ने 1729 में अपनी मृत्यु तक यूरोपीय व्यापारी जहाजों को पकड़ना और फिरौती देना जारी रखा। मराठा नौसेना ने ग्रैब नामक तोप से लैस सिंगल डेकर स्नो सेल थीम वाले युद्धपोतों का इस्तेमाल किया। पाल नामक युद्ध पुरुष और 6 पंडर बंदूकें या कुंडा बंदूकों से लैस गैलिवेट नामक छोटी लेटीन नौकाएं जो ग्रैब की सहायता करती थीं। कोलोनियल इंडियन नेवी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बॉम्बे मरीन। औपनिवेशिक भारतीय नौसेना। बॉम्बे मरीन की स्थापना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों का सामना किया और उन्हें हराया। इस मुठभेड़ के साथ साथ समुद्री डकैती के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बंदरगाह का निर्माण किया और वाणिज्य की रक्षा के लिए गुजरात के सूरत के पास सुवाली गांव में एक छोटी नौसेना स्थापित की।
कंपनी ने इस बल का नाम ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन रखा और पहला लड़ाकू जहाज 5 सितंबर 1612 को आया। इस बल ने कैम्बे की खाड़ी और ताप्ती और नर्मदा नदियों से व्यापारिक शिपिंग की रक्षा की। जहाजों ने भारत, फारस और अरब की तटरेखाओं का नक्शा बनाने में भी मदद की। 1686 में अधिकांश अंग्रेजी वाणिज्य बंबई में स्थानांतरित होने के साथ बल का नाम बदलकर बॉम्बे मरीन कर दिया गया। बॉम्बे मरीन मराठों और सिद्दियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल था और एंग्लो बर्मी युद्धों में भाग लिया था। बॉम्बे मरीन ने कई भारतीय लश्करों की भर्ती की, लेकिन 1928 तक किसी भी भारतीय अधिकारी को नियुक्त नहीं किया। एक्सपांशन ऑफ हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी। महारानी की भारतीय नौसेना का विस्तार। 1830 में बॉम्बे मरीन महामहिम की भारतीय नौसेना बन गई। अदन पर ब्रिटिश कब्जे ने महारानी की भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धताओं को बढ़ा दिया, जिससे सिंधु फ्लोटिला का निर्माण हुआ। इसके बाद नौसेना ने 1840 के चीन युद्ध में लड़ाई लड़ी। महारानी की भारतीय नौसेना ने 1863 से 1877 तक बॉम्बे मरीन नाम को फिर से शुरू किया। जब यह महारानी की भारतीय नौसेना बन गई, तब मरीन के 2 विभाग थे, पूर्वी डिवीजन कलकत्ता में और पश्चिमी डिवीजन बंबई में। विभिन्न अभियानों के दौरान प्रदान की गई सेवाओं की मान्यता में 1892 में हर मैजेस्टीज इंडियन मरीन का नाम रॉयल इंडियन मरीन रखा गया। इस समय तक इसमें 50 से अधिक जहाज शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में रॉयल इंडियन मरीन। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए फ्रांस, अफ्रीका और मेसोपोटामिया की यात्रा करने वाले भारतीय सेना के अभियान बलों को बड़े पैमाने पर रॉयल इंडियन मरीन के जहाजों पर ले जाया गया था। 25 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा के 3 सप्ताह के भीतर भारतीय घुड़सवार सेना के पहले डिवीजन को फ्रांस ले जाने वाला काफिला रवाना हुआ। युद्ध की शुरुआत में बॉम्बे में नौसेना डॉकयार्ड में कई जहाजों को सुसज्जित किया गया और उन्हें हथियारों से लैस किया गया। अब मुंबई और कलकत्ता, अब कोलकाता में किडरपोर डॉक्स। भारतीय नौसैनिकों ने गहन बारूदी सुरंग शोधन प्रयासों के माध्यम से बंबई और अदन के बंदरगाहों को भी खुला रखा। अंतर्देशीय जल में संचालन के लिए डिजाइन किए गए भारतीय मरीन के छोटे जहाज मेसोपोटामिया में लड़ने वाले सैनिकों के लिए आपूर्ति लाइनों को खुला रखने के लिए टाइग्रिस, यूफ्रेट्स और शतरब के महत्वपूर्ण जलमार्गों पर गश्त करते थे। घायल सैनिकों के इलाज के लिए भारतीय मरीन द्वारा संचालित एक अस्पताल जहाज तैनात किया गया था। 1918 में युद्ध समाप्त होने तक रॉयल इंडियन मरीन ने 394 पुरुषों, 1,72,815 जानवरों और 836 टन युद्ध भंडार का परिवहन या अनुरक्षण किया था। रॉयल इंडियन मरीन को 330 हताहतों का सामना करना पड़ा और उसके 80 कर्मियों को युद्ध में सेवा के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रॉयल इंडियन मरीन ने पूरे युद्ध में भारतीय सेना को समर्थन और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमीशन पाने वाले पहले भारतीय सब लेफ्टिनेंट DN मुखर्जी थे, जो 1928 में एक इंजीनियर अधिकारी के रूप में रॉयल इंडियन मरीन में शामिल हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में रॉयल इंडियन नेवी। 1934 में भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम 1934 के अधिनियमन के साथ रॉयल इंडियन मरीन ने अपना नाम बदल दिया। रॉयल इंडियन नेवी का औपचारिक उद्घाटन 2 अक्टूबर 1934 को बॉम्बे में किया गया था। इसके जहाजों में महामहिम के भारतीय जहाज के लिए HMIS उपसर्ग लगा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में रॉयल इंडियन नेवी छोटी थी, जिसमें केवल 8 युद्धपोत थे। युद्ध की शुरुआत के कारण जहाजों और कर्मियों का विस्तार हुआ, जिसे एक लेखक ने अभूतपूर्व बताया। 1943 तक RIN की ताकत 20,000 तक पहुंच गई थी। युद्ध के दौरान महिलाओं की रॉयल इंडियन नेवल सर्विस की स्थापना की गई,
जिसमें पहली बार महिलाओं को नौसेना में भूमिका दी गई, हालांकि उन्होंने इसके जहाजों पर सेवा नहीं दी। युद्ध के दौरान RIN के लिए यूनाइटेड किंगडम में 6 विमानभेदी स्लूप और कई बेड़े माइनस्वीपर बनाए गए थे। कमीशनिंग के बाद इनमें से कई जहाज ब्रिटिश द्वीपों के उत्तरी दृष्टिकोण में सक्रिय विभिन्न एस्कॉर्ट समूहों में शामिल हो गए। HMIS सतलुज और HMIS जमुना प्रत्येक 6.4 इंच बंदूकों से लैस 1941 के क्लाइड ब्लिट्ज के दौरान मौजूद थे और विमानरोधी कवर प्रदान करके इस क्षेत्र की रक्षा में सहायता की। अगले 6 महीनों के लिए ये दोनों जहाज शामिल हो गए। क्लाइड एस्कॉर्ट फोर्स अटलांटिक में काम कर रही थी और बाद में आयरिश सी एस्कॉर्ट फोर्स, जहां उन्होंने समूहों के वरिष्ठ जहाजों के रूप में काम किया। इन कर्तव्यों पर लगे रहने के दौरान यूनोकाओं के खिलाफ कई हमले किए गए और शत्रुतापूर्ण विमानों के हमलों को नाकाम कर दिया गया। कार्रवाई के समय, जिसमें बिस्मार्क शामिल था, सतलज ने एक समूह के वरिष्ठ सदस्य के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ स्कापा फ्लो को छोड़ दिया ताकि उन विध्वंसकों से एक काफिला अपने कब्जे में ले लिया जो अंततः बिस्मार्क को डुबाने में लगे थे। बाद में HMIS कावेरी, HMIS किस्तना, HMIS नर्मदा, HMIS गोदावरी ने भी विमान भेदी स्लोपों ने ब्रिटेन के जल क्षेत्र में अटलांटिक में काफिलों को एस्कॉर्ट करते हुए और शत्रुतापूर्ण यू-बोट, विमान और ग्लाइडर बमों के हमलों से निपटने में समान अवधि पूरी की। ये 6 जहाज और माइनस्वीपर अंतः रास्ते में उत्तरी अटलांटिक, भूमध्य सागरीय और केप स्टेशनों में विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करते हुए भारत की ओर बढ़े। बेड़े के माइनस्वीपर्स में HMIS काठियावाड़, HMIS कुमाऊं, HMIS बलूचिस्तान, HMIS कर्नाटक, HMIS खैबर, HMIS कोंकण, HMIS उड़ीसा, HMIS राजपूताना, HMIS रोहिलखंड थे। HMIS बंगाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा था और 1942 और 1945 के बीच कई काफिलों की सुरक्षा करता था। HMIS सतलुज और HMIS जमुना के नारों ने आक्रमण बेड़े को हवाई रक्षा और पनडुब्बी रोधी स्क्रीनिंग प्रदान करके सिसिली पर मित्र देशों के आक्रमण ऑपरेशन हस्की में भूमिका निभाई। इसके अलावा रॉयल इंडियन नेवी ने हिंद महासागर और भूमध्य सागर में काफिले के अनुरक्षण कर्तव्यों में भाग लिया और बर्मा अभियान के हिस्से के रूप में युद्ध अभियानों में भारी रूप से शामिल थी। छापे, तट पर बमबारी, नौसैनिक आक्रमण समर्थन और अन्य गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसका समापन ऑपरेशन ड्रैकुला और में हुआ। युद्ध के अंतिम चरण के दौरान ऑपरेशन तेज करना। रॉयल इंडियन नेवल युद्ध में नुकसान। जून 1940 में पूर्वी अफ्रीकी अभियान के दौरान इतालवी नौसेना की पनडुब्बी गैल्वानी द्वारा छोटी नाव HMIS पठान को डुबो दिया गया था। पर्ल हार्बर पर हमले के तुरंत बाद के दिनों में HMS ग्लासगो जापानी जहाजों और पनडुब्बियों की तलाश में लैकाडिव द्वीप समूह में गश्त कर रहा था। 9 दिसंबर 1941 की आधी रात को HMS ग्लासगो ने कराची के रास्ते में 2 लाइटर के साथ 6000 गज 5500 मीटर की दूरी पर 6 इंच के गोले के साथ RIN गश्ती जहाज HMIS प्रभाती को डुबो दिया। प्रभावती लाइटर के साथ थी और उसे गलती से सामने आई जापानी पनडुब्बी समझ लिया गया। 6 अप्रैल 1942 को बर्मा अभियान के दौरान जापानी विमान द्वारा HMIS सिंधु को डुबो दिया गया था। रॉयल इंडियन नेवल की सफलताएं। HMIS जमुना का ऑर्डर 1939 में दिया गया था और इसका निर्माण विलियम डेनी एंड ब्रदर्स द्वारा किया गया था। उन्हें 1941 में कमीशन किया गया था और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उन्हें तुरंत एक काफिले के अनुरक्षण के रूप में तैनात किया गया था। जमुना ने 1942 की शुरुआत में जावा सागर अभियान के दौरान एक विमानरोधी अनुरक्षण के रूप में कार्य किया था और जापानी जुड़वा इंजन स्तर के बमवर्षकों और गोता लगाने वाले बमवर्षकों पर हमला करने के खिलाफ गहन विमानरोधी कार्रवाई में शामिल थी, जिसमें 24 से 28 फरवरी 1942 तक 5 विमान गिराए जाने का दावा किया गया था।
11 नवंबर 1942 को बंगाल डच टैंकर ओंडिना को हिंद महासागर में कोकोस द्वीप के दक्षिण पश्चिम में ले जा रहा था। 6 इंच की बंदूकों से लैस 2 जापानी वाणिज्य हमलावरों ने ओंडिना पर हमला किया। बंगाल ने अपनी 4 इंच की बंदूक से फायर किया और ओंडिना ने 102 मिमी से फायर किया और दोनों ने होकोकु मारू पर प्रहार किया, जो शीघ्र ही फट गया और डूब गया। 12 फरवरी 1944 को जापानी पनडुब्बी रो 110 को भारतीय स्लोप HMIS जमुना और ऑस्ट्रेलियाई माइनस्वीपर्स HMAS लाउंसेस्टन और HMAS इप्सविच J186 द्वारा भारत के विशाखापत्तनम के पूर्व दक्षिण पूर्व में गहराई से चार्ज किया गया और डुबो दिया गया। RO 110 ने काफिले JC-36 कोलंबो कलकत्ता पर हमला किया था और ब्रिटिश व्यापारी एस्फालियन 6274 GRT को टॉर्पीडो से क्षतिग्रस्त कर दिया था। 12 अगस्त 1944 को जर्मन पनडुब्बी U-198 HMIS गोदावरी और ब्रिटिश फ्रिगेट HMS फाइंडहॉर्न के गहराई से चार्ज के कारण सेशल्स के पास 0335S 5249 की स्थिति में डूब गई थी। 1946 का विद्रोह। मुख्य लेख रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। फरवरी 1946 में भारतीय नाविकों ने नौसेना में विमुद्रीकरण की धीमी दर और भेदभाव जैसे मुद्दों पर विरोध करते हुए 50 से अधिक जहाजों पर और तटीय प्रतिष्ठानों में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह शुरू किया। विद्रोह को व्यापक समर्थन मिला और यह सेना और वायुसेना सहित पूरे भारत में फैल गया। इस विद्रोह में कुल 78 जहाज, 20 तटीय प्रतिष्ठान और 20,000 नाविक शामिल थे। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान के प्रभुत्व को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। रॉयल इंडियन नेवी को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था। वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी दोनों नौसेनाओं के साथ काम करते रहे और जहाजों को दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया था। जब 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बन गया तो नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया और जहाजों को भारतीय नौसेना जहाजों INS के रूप में फिर से नामित किया गया। वाइस एडमिरल RD कटारी पहले भारतीय नौसेना प्रमुख थे, जिन्हें 22 अप्रैल 1958 को नियुक्त किया गया था। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संपादन करना। गोवा का विलय 1961। किसी भी संघर्ष में नौसेना की पहली भागीदारी 1961 में पुर्तगाली नौसेना के खिलाफ ऑपरेशन विजय की सफलता के साथ गोवा के भारतीय कब्जे के दौरान हुई। 4 पुर्तगाली युद्धपोत NRP अफोंसो डी अल्बुकर्क, NRP बार्टोलोमू डायस, NRP जोआओ डी लिस्बोआ और NRP गोंकाल्वेस जार्को को कई गश्ती नौकाओं लांचा डी फिस्कालिजाकाओ के साथ गोवा, दमन और दीव के पानी में गश्त करने के लिए तैनात किया गया था। अंततः केवल NRP अफोंसो डी अल्बुकर्क ने भारतीय नौसेना के जहाजों के खिलाफ कार्रवाई देखी, अन्य जहाज शत्रुता शुरू होने से पहले भाग गए थे। NRP अफोंसो को भारतीय युद्धपोत INS बेतवा और INS ब्यास ने नष्ट कर दिया था। अफोंसो के कुछ हिस्से मुंबई के नौसेना संग्रहालय में प्रदर्शित हैं, जबकि शेष को स्क्रैप के रूप में बेच दिया गया था। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कोई महत्वपूर्ण नौसैनिक मुठभेड़ नहीं हुई। 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी नौसेना के एक बेड़े ने कराची के पाकिस्तानी बंदरगाह से 200 मील 300 किलोमीटर दक्षिण में भारतीय तटीय शहर और द्वारका के रडार स्टेशन पर छोटे पैमाने पर बमबारी की। कोडनेम ऑपरेशन द्वारका। इसने रडार स्टेशन को अक्षम करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा नहीं किया। कोई महत्वपूर्ण भारतीय जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 75% भारतीय नौसैनिक जहाजों का बंदरगाह में रखरखाव या मरम्मत का काम चल रहा था। कुछ भारतीय बेड़े क्षेत्र में गश्त करने और आगे की बमबारी को रोकने के लिए बंबई से द्वारका की ओर रवाना हुए।
ऑपरेशन द्वारका को शहर पर महत्वहीन बमबारी के रूप में वर्णित किया गया है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर बमबारी में भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 4 दिसंबर को इसने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया, जिसके दौरान मिसाइल नौकाओं आईएनएस निर्घाट और आईएनएस निपत ने माइनस्वीपर पीएनएस मुहाफिज और विध्वंसक पीएनएस खैबर को डुबो दिया। विध्वंसक पीएनएस शाहजहां को अपूरणीय क्षति हुई थी। इसकी सफलता के कारण 4 दिसंबर को तब से नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन इतना सफल रहा कि पाकिस्तानी नौसेना ने 6 दिसंबर को भारतीय मिसाइल बोट देखे जाने का झूठा अलार्म बजा दिया। पाकिस्तान वायुसेना पीएएफ के विमानों ने कथित भारतीय जहाज पर हमला किया और जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया, इससे पहले कि इसकी पहचान एक अन्य पाकिस्तानी नौसेना जहाज पीएनएस जुल्फिकार के रूप में की गई। इस दोस्ताना गोलीबारी के परिणामस्वरूप कई हताहत और क्षति हुई। 8 दिसंबर को ऑपरेशन पायथन के दौरान युद्धपोत पीएनएस ढाका को आईएनएस वीर ने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था और कराची के तेल भंडारण डिपो को आग लगा दी गई थी। अरब सागर में पश्चिमी मोर्चे पर पनामियन जहाज गल्फ स्टार के डूबने के कारण कराची बंदरगाह अनुपयोगी हो जाने के बाद परिचालन बंद हो गया। एक भारतीय युद्धपोत आईएनएस खुखरी को पनडुब्बी पीएनएस हंगोर ने डुबो दिया था। पूर्वी मोर्चे पर पनडुब्बी पीएनएस गाजी विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाहर डूब गई थी। विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसैनिक विमान सी हॉक्स और एलिजेस ने बंगाल की खाड़ी में कई गनबोट और मर्चेंट नेवी जहाजों को डुबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की सफल नाकाबंदी पाकिस्तानी आत्मसमर्पण में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई। 1971 के बाद संचालन। भारतीय सशस्त्र बलों ने अब्दुल्ला लुथुफी के नेतृत्व में मालदीव के एक समूह द्वारा तख्तापलट के प्रयास को रोकने के लिए ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया और 1988 में पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम PLOTE के लगभग 200 श्रीलंकाई तमिल भाड़े के सैनिकों ने मालदीव में सहायता की। भारतीय पैराट्रूपर्स के उतरने के बाद हुलहुले में और हवाई क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया और माले में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को बहाल कर दिया। श्रीलंकाई भाड़े के सैनिकों ने मालवाहक MV प्रोग्रेस लाइट का अपहरण कर लिया और मालदीव के परिवहन मंत्री और उनकी पत्नी सहित कई लोगों को बंधक बना लिया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेतवा ने मालवाहक जहाज को पकड़ लिया, बंधकों को बचाया और श्रीलंकाई तट के पास भाड़े के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। 2006 के लेबनान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने लेबनान से 2280 लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून शुरू किया, जिसमें भारतीय 436 श्रीलंकाई और 69 नेपाली और 7 लेबनानी नागरिक शामिल थे। 2 नवंबर 2008 से भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तबर विध्वंसक आईएनएस मैसूर के साथ अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी मिशन पर है।